नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या थर्ड में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे। दी अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये प्रश्न आपके यूनिट संख्या थर्ड का प्रश्न है, जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया था। उस अधिनियम में 1949 के बाद में विभिन्न प्रकार के जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की क्लास में बताया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में बैंक की परिभाषाएं, बैंकिंग के नाम में संशोधन और भी विभिन्न प्रकार की प्रोविजंस थे। उनमें जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम है नाम में परिवर्तन, चेंज इन नेम। सन 1965 के संशोधन के अनुसार भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम का नाम बदलकर अब भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया है। इस संशोधन के पश्चात यह अधिनियम उन सभी सहकारी साख समितियों पर लागू होगा जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं तथा जो भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार समामेलित कंपनियां नहीं हैं। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 सहकारी समितियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अर्थात जो समामेलित कंपनियां नहीं हैं उन पे ये सहकारी समिति 1956 अधिनियम लागू नहीं होगा। और नाम में परिवर्तन, इसको भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया है 1965 के संशोधन के अनुसार। अगला बिंदु है लाइसेंस प्राप्त करना। जो भी बैंकिंग कंपनियां हैं वो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक व केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व कार्यरत संस्थाओं को अधिनियम लागू होने की तिथि से 3 माह की अवधि में लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। जब प्रार्थना पत्र पर निर्णय होने तक ये संस्थाएं यथावत कार्य कर सकेंगी। यदि रिजर्व बैंक किसी भी संस्था को लाइसेंस नहीं देता है तो उन्हें बैंकिंग व्यवसाय बंद करना होगा। अर्थात बैंकिंग अधिनियम लागू होने के पश्चात या स्थापित होने वाली संस्थाएं, उनके लिए आवश्यक होगा कि बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अधिनियम की धारा 22 में लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के कोई भी बैंकिंग कंपनी नहीं खोल सकते हैं। और अधिनियम जब लागू होने की तिथि से 3 माह की अवधि में लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। अगला है बैंकर, बैंक और बैंकिंग शब्द का प्रयोग। अधिनियम में ऐसी समस्त सहकारी संस्थाओं को अपने नाम के साथ बैंकर, बैंक और बैंकिंग शब्द जोड़ना होगा जिन पर यह अधिनियम प्रभावी होगा। जो भी बैंकिंग कंपनियां हैं, जो भी बैंक है, उनके नाम के आगे बैंक, बैंकर या बैंकिंग का शब्द का प्रयोग बहुत आवश्यक है, तभी वह बैंक माना जाएगा। 4th पॉइंट है न्यूनतम प्रदत्त पूंजी या रक्षित कोष, मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल
रिजर्व फंड प्रदत्त पूंजी है उसमें संशोधन अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित साख समितियों को अपनी प्रदत्त पूंजी व रक्षित कोष के रूप में कम से कम 1 लाख रुपए रखने होंगे। अधिनियम 11 के अनुसार जो भी कंपनी है, जो भी बैंकिंग साख समितियों की अपनी प्रदत्त पूंजी के रक्षित कोष में कम से कम 1 लाख रुपए रखना होगा, तभी वह बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग व्यवसाय या बैंकिंग क्रियाएं या कॉमर्शियल बैंकिंग के रूप में माना जाएगा। अगला बिंदु है नकद कोष की व्यवस्था। नकद कोष की व्यवस्था धारा 44 के अनुसार प्रत्येक सहकारी साख संस्था को स्वयं के पास, रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में या केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का 15% या उससे अधिक जो रिजर्व बैंक धारित करे उनको नकद के रूप में रखना होगा। सहकारी साख संस्थाओं को प्रत्येक माह में 15 तारीख तक एक विवरणी रिजर्व बैंक को भेजनी होगी, जिसमें माह के प्रत्येक शुक्रवार के दिन मांग तथा सावधि जमा राशि पर उल्लेख हो। अर्थात जो नकद कोष की व्यवस्था है, जो धारा 44 के अंदर कुल जमाओं का 15% अपने पास रखना होगा। नकद कोषानुपात में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं, जो कि इसमें उल्लेखित हैं। दिसंबर 2001 में इसको घटाकर 5.5%, वर्तमान में नकद कोषानुपात 4% रखा गया है। अगला है तरल संपत्ति। जैसा कि आप जानते हैं एसेट्स क्या होती हैं। जो बैंक की जो संपत्ति हैं, तरल संपत्ति कुल जमाओं का 30% बैंक अपने पास रिजर्व बैंक के पास रखती हैं। रिजर्व बैंक को निर्धारित करता है। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम में सहकारी संस्थाओं से संबंधित संशोधनों को लागू करने के पश्चात ये व्यवस्था की गई कि रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रखी गई नकद राशि 15% के अतिरिक्त इन संस्थाओं को अपने पास कुल जमाओं के 30% या उससे अधिक जो भी रिजर्व बैंक निर्धारित करे नकद के रूप में रखना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने इस अधिकार के अधीन तरलता अनुपात को 25% से बढ़ाकर नवंबर 1972 में 32% और 1981 में 35% और जनवरी 1988 में 38% कर दिया गया है। जो नरसिम्हा समिति की अनुशंसा के आधार पर मार्च 1996 के अंत में यह अनुपात 28% कर दिया गया है। अब यह अनुपात घटाकर 23% कर दिया गया है, जो वर्तमान में तरल कोष अनुपात 19.5% रखा गया है। अगला बिंदु है ऋण लोन संशोधन अधिनियम की धारा 20 सबसेक्शन 1 के अनुसार सहकारी बैंकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वे ऐसे व्यावसायिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण एवं वित्तीय सहायता नहीं दे सकते जिसमें उनके संचालकों का किसी प्रकार का हित या निहित हो। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। बैंकिंग नियमन। अगला बिंदु है ऋण नियंत्रण। धारा 31 में रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण व अग्रिम को नियमित एवं नियंत्रित रखने का अधिकार दिया गया है। इसमें रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण की सुविधा भी होगी। तो ऋण नियंत्रण भी अधिनियम 31 के तहत प्रभावी है। शाखा का विस्तार। शाखा का विस्तार बैंकिंग सेक्टर में या बैंक धारा 23 के अनुसार सहकारी बैंकों को अपनी नई शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी। यह इसलिए किया गया है ताकि व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम को उचित समन्वय स्थापित किया जा सके। केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अपने कार्यक्षेत्र में शाखा खोल सकता है। एक कस्बे, गांव, नगर रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शाखा स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार के लिए सहकारी बैंकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगला बिंदु है इन्वेस्टमेंट विनियोग। कुछ विशेष संस्थाओं को छोड़कर या अवस्थाओं को छोड़कर जो
सहकारी बैंक व अन्य किसी सहकारी संस्था के अंशों के विनियोग करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। यह प्रतिबंध प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा केंद्रीय बैंकों को अंश खरीदने पर, केंद्रीय बैंक पर या केंद्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के अंश खरीदने पर लागू नहीं होगा। यदि सहकारी संस्था नियमों के विरुद्ध अंश खरीद लेती है तो उसे तत्काल रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा। अगला बिंदु है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। प्रत्येक व्यापारी बैंक को प्रत्येक व्यापारी सहकारी बैंक को प्रतिवर्ष अपने अंतिम खाते 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष में बनाने होंगे। ये खाते तृतीय अनुसूचित के प्रारूप के अनुसार तैयार करने होंगे। इन खातों पर बैंक के प्रमुख कार्यकारी कम से कम 3 संचालकों के, जहां 3 से कम संचालक हो वहाँ ही संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो धारा 31 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने अंतिम खातों की 3 प्रतियां खाते प्रकाशित होने के 6 माह में रिजर्व बैंक को भेजनी होगी। अगला बिंदु है निरीक्षण, इंस्पेक्शन। धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक को राज्य एवं सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने एवं निर्देशन करने का अधिकार है। प्राथमिक बैंकों का निरीक्षण राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक कर सकता है। अगला, बैंकों को निवेश, विदेशी निवेश बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें बैंक को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में 49% की बजाय 74% हो जाएगा। इसके लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के यथोचित संशोधन किया जाएगा। इस हादसे का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के मार्च 2003 में संपन्न बैठक में लिया गया। तो इस प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम में भी संशोधन हुए हैं 2003 में। 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन के लिए अगस्त 2003 में बैंकिंग नियमन संशोधन और अन्य प्रावधान विधेयक 2003 में पारित किए गए। इस विधेयक को पारित हो जाने से भारतीय रिजर्व बैंक की नियमन शक्तियों में वृद्धि हो गई है। अन्य बैंकों के भांति सहकारी बैंक भी रिजर्व बैंक से सीधे नियमन, नियंत्रण, निगरानी में है, जो कि सहकारी बैंकों का कामकाज सुनिश्चित होने पर अध्यक्षों को हटाने का अधिकार भी रिजर्व बैंक के गवर्नर को हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप गैर विधेयक योग्य या विमोचन योग्य प्रेफरेंस शेयर जारी करने की अनुमति भी प्रावधान में संशोधन का विधेयक किया गया है। विधेयक में सहकारी समितियों की न्यूनतम स्तर की पूंजी 25 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए 5 करोड़ और बैंकिंग कंपनियों के लिए 100 करोड़ रुपए की पूंजी रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें विदेशी बैंकों के लिए भी न्यूनतम पूंजी स्तर 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ऐसी सहकारी ऋण समितियां जिनकी पूंजी 1 लाख से कम है, जो बैंकिंग कारोबार कर रही हैं, इस अधिनियम के लागू होने से 3 वर्ष के भीतर अपना कारोबार बंद भी करना होगा। नई पूंजी सीमा लागू होने के बाद 3 वर्ष के भीतर जो व्यवसाय बंद होगा, उसके बाद कारोबार सहकारी समितियों के लाइसेंस प्राप्त करने पर ही हो पाएगा। तो हम वर्तमान अर्थात दिनांक 8 फरवरी 2018 में बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ उनकी रेट इस प्रकार से थी। बैंक रेट 6.25, रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75, नकद कोषानुपात 4%, वैधानिक तरलता अनुपात 19.5, बेस रेट 8.65 से 9.45, बचत ब्याज दर 3 से 4%, सावधि जमा दर 6 से 6.75, मांग दर 4.9 से 6.5, MR रेट दर है 6.25। तो इस प्रकार आज हमने बैंकिंग नियमन अधिनियम के विभिन्न प्रकार के संशोधनों के बारे में चर्चा की, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये अधिकतर प्रश्न पूछते हैं। दोनों प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान और विशेषताओं से संबंधित ही प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए
यूनिट संख्या 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।